हेलो नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी को स्वागत है आपके अपने चैनल आरबीआई स्टडी वाला में। दोस्तों आज हम लोग जो है एसएसटी का जो है सीटीएट के लिए एसएसटी का जो है पीवाईक्यू करने जा रहे हैं। पीवाईक्यू कब पूछा गया? ये 2016 का पूछा गया है, 2016 में पूछा गया था। ठीक है, इसमें टोटल कुल कितने क्वेश्चन होंगे? 60 क्वेश्चन होंगे। ठीक है, अगर ये पीवाईक्यू पूरा अच्छे से लगा लेते तो इसमें से 55 क्वेश्चन आसानी से बन जाएगा, आपको एग्ज़ाम में बन जाएगा, आ जाएगा। ठीक है, चलिए दोस्तों, आप लोगों को ज़्यादा समय नहीं देते, क्वेश्चन की ओर बढ़ेंगे। और एक चीज़ कहना चाहेंगे कि जो भी लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर देंगे, क्योंकि डेली आपको इस पर जो है एक एक क्लास का जो है नोटिफिकेशन आते रहेगा। ठीक है, डेली आप लोगों को जो है एसएसटी, ठीक है, और सीडीपी का जो है क्लास एक क्लास जो है डेली इस पर आप लोगों को देखने को मिलेंगे। इसलिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे तो इस पर सबसे पहले आप लोगों के पास नोटिफिकेशन आ जाएगा। और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर नहीं किए तो शेयर कर दीजिएगा। ठीक है, और वीडियो कैसा लगेगा कमेंट में कमेंट कीजिएगा और लाइक कर दीजिएगा वीडियो। ठीक है, और पूरा वीडियो को वॉच कीजिएगा। और मेरा पिछला क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जा करके देख सकते हैं, अपनी तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। चलिए क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आज का पहला क्वेश्चन यानी 31 से लेकर के 90 तक रहता है, यानी 60 क्वेश्चन रहता है। पहला क्वेश्चन है ऋतु प्रवास से अभिप्राय है, यानी ऋतु प्रवास क्या होता है, इसे ये पूछा गया है। पहला है नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता, यानी चारागाह की खोज के लिए पशुधन के साथ लोग क्या करते हैं, यानी ऋतुवत यानी ऋतु के समय में वो गतिशील रहता है, यानी एक जगह से दूसरे जगह जाते रहते। ठीक है, क्या ये होगा? दूसरे में दिया गया है कि वन्य प्राणियों की ऋतुवत गतिशीलता, क्या ये सही होगा? और तीसरा में फसल कटाई की अवधि के दौरान श्रम शक्ति का नगर से गांव की ओर प्रवासन। और चौथा में दिया गया गांव की अपनी जीविका के लिए ऋतुवत गतिशीलता। तो 31 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, नए चारागाहों की खोज में अपने पशुधन के साथ लोगों की ऋतुवत गतिशीलता। ठीक है, चलिए 32 की तरफ देखते हैं। 32 में क्या दिया गया? 32 का क्वेश्चन थोड़ा सा 32 में दिया गया है कि इसको मिलान करना। ठीक है, पहला में दिया गया कि अंतर्भेदी, ए में दिया गया अंतर्भेदी अग्निशैले, इसमें से कौन सा हो जाएगा? ठीक है, ए का कौन सा होगा? बहिर्भेदी अग्निशैले या अवसादी शैले और कैंतित शैले। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा? तो 32 नंबर का क्वेश्चन का हम लोग देखने का प्रयास करेंगे। अंतर्भेदी शैले जो होते हैं ये ग्रेनाइट होते हैं। क्या होते हैं? ग्रेनाइट होते हैं। तो एक का क्या हो जाएगा? एक का चौथा। ठीक है, एक का चौथा। इसके बाद बहिर्भेदी होता है बेसाल्ट होता है। बेसाल्ट कहाँ है? तीसरा में। बी का क्या हो गया? तीसरा। बहिर्भेदी क्या होता है? बेसाल्ट होता है। और अवसादी क्या होता है? अवसादी चट्टाने बलुआ पत्थर होता है। सॉरी, अवसादी शैल क्या होता है? बलुआ पत्थर होता है। बलुआ पत्थर क्या है? सी का हो जाएगा दूसरा। ठीक है, सी का दूसरा। एक का चौथा, सी का दूसरा, एक का चौथा, बी का तीसरा, एक का चौथा और बी का तीसरा। ठीक है, और सी का दूसरा। ठीक है, ये कौन सा जा रहा है? ऑप्शन चौथा जा रहा है, तो ऑप्शन चौथा हो जाएगा। और पहला क्या हो जाएगा? चूना पत्थर। ठीक है, ये चूना पत्थर का अंतरिक्ष शैल क्या है? चूना पत्थर है। अवसादी शैल क्या है? बलुआ पत्थर है। बहिर्वेदी क्या होता है? बेसाल्ट होता है। और अंतर्वेदी क्या होता है? ग्रेनाइट होता है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा चौथा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 33 में, हम लोग देखते हैं 33 का है। 33 में दिया गया है कि चिनूक, ठीक है, निम्नलिखित क्षेत्रों में से किसमें चिनूक स्थानीय पवन चलती है? प्रेरी में, सवाना, पंपास में या वेल्ड में? चिनूक कहाँ चलता है? चिनूक। ठीक है, तो 33 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? तो ये प्रेरी में चिनूक पवन चलती है। ठीक है, कहाँ चलता है? तो प्रेरी में। ठीक है, इसके बाद 34 में दिया गया है कि वायुमंडलीय परतों में से कौन सा परत रेडियो प्रसारण में सहायक होती है? क्षोभमंडल, मध्यमंडल, वायुमंडल, समतापमंडल। तो 34 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा वायुमंडल में। ठीक है, किस में होता है? रेडियो प्रसारण वायुमंडल में होता है, उसमें जाता है, उससे टकरा करके फिर वापस आ जाता है। ठीक है, इसी को आयन मंडल भी कहते हैं। ठीक है, आयन मंडल इसी में रहता है। ठीक है, इसकी ऊंचाई जो 80 से 640 किलोमीटर तक रहता है। इसके बाद अगला क्वेश्चन है सुनहरी जरी 35 में दिया गया है कि सुनहरी जरी निम्नलिखित में से किसकी एक किस्म है? सूती वस्त्र की, नायलॉन की, जूट की, सिल्क की। तो 35 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ये किसकी है? सिल्क की। सुनहरी जरी क्या है? सिल्क की एक जो है
किस्म है, ठीक है। उसके बाद अगला 36 में दिया गया है, 36 में दिया गया है कि जनसंख्या घनत्व से अभिप्राय है पहला किसी क्षेत्र विशेष में रहने वाले लोगों की संख्या, दूसरा एक यानी दूसरा जो है एक निश्चित अवधि के दौरान लोगों की संख्या, और तीसरा भूपृष्ठ पर लोगों के फैलने का स्वरूप, और तीसरा चौथा में पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या। तो 36 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पृथ्वी के पृष्ठ के एक इकाई क्षेत्र में रहने वाले लोगों की संख्या, ठीक है। उसके बाद 37 में दिया गया है, 37 में दिया गया कि पृथ्वी की सतह के निकट स्थित खनिजों को बाहर निकालने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का उपयोग किया जाता है, अखनन की या कूपक की या कुपकी खनन की या विस्तृत विवर्त खनन की। तो 37 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, खनन की विधि से निकाला जाता है। 38 में दिया गया कि उद्योग के निम्नलिखित प्रकारों में से टोकरी बुनाई किसका एक उदाहरण है, लघु आकार, संयुक्त क्षेत्र, बृहत आकार, सहकारी क्षेत्र। तो 38 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा लघु आकार के। इसके बाद 39 में दिया गया है कि तानाशाही के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक गलत है। पहला है तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न नहीं करते हैं, ठीक है, ये तो सही है। ना तानाशाही में मनमानी करेंगे, ठीक है, ये सही है, लेकिन हमें गलत चुनना है, ठीक है। उसके बाद दूसरा में दिया गया है कि अंतिम निर्णय लेने की शक्ति तानाशाह में निहित होती है, ये भी सही है। उसके बाद हमें जो गलत होगा यानी क्रॉस वाला जो गलत होगा उसको ढूंढना, ठीक है। इसके बाद तीसरा में दिया गया कि तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर तानाशाह को स्पष्टीकरण देने की आवश्यकता नहीं होती, ये भी पॉजिटिव है, ठीक है। इसके बाद चौथा में दिया गया कि तानाशाही में तानाशाह द्वारा लिए गए निर्णयों पर लोग प्रश्न उठाते हैं, इसमें प्रश्न नहीं उठाते हैं, ठीक है, तो ये गलत हो जाएगा। तो गलत का आंसर क्या हो जाएगा, गलत, यानी ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा। गलत का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, यानी चौथा सही हो जाएगा, गलत का गलत, ठीक है। तो ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन चौथा, ठीक है, क्या हो जाएगा, चौथा, ठीक है। तानाशाही में जो है लोग प्रश्न उठा सकते हैं, ऐसा दिया गया कि यानी कि ये गलत है, तब कोई भी प्रश्न नहीं उठाते हैं तानाशाही सरकार में। 40 में दिया गया कि कृष्ण राज सागर बांध निम्नलिखित में किस नदियों पर बनाया गया है, गोदावरी, कृष्णा नदी पर, या कावेरी नदी पर, या महानंदा यानी महानदी नदी पर। तो इसको क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा कावेरी नदी पर कृष्ण सागर बांध बनाया गया है, ये आंध्र प्रदेश में कावेरी नदी। इसके बाद अगला क्वेश्चन है, हिंदू उत्तराधिकार संशोधन अधिनियम 2005 मृतक पिता की संपत्ति में अधिकार प्रदान करता है, क्या पति पुत्रों तथा पुत्री पुत्रियों को, ठीक है, क्या ये सही होगा। तो 41 नंबर क्वेश्चन का ऑप्शन पहला ही सही हो जाएगा, यानी पत्नी को, पुत्र या पुत्री को तथा पुत्रों के साथ भी, ठीक है, यानी ये संपत्ति है, पिता का संपत्ति है, किसको किसको मिलेगा, पत्नी को मिलेगा, वाइफ, ठीक है, पुत्र, ठीक है, और पुत्री के साथ बटेगा, ठीक है, यानी 3 जगह बटेगा, ठीक है, मृत्यु के बाद, ठीक है, 3 जगह बटेगा। चलो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 42 में दिया गया है कि भारतीय राज्य का वर्णन करने के लिए विविधता में एकता मुहावरा इन राष्ट्रीय नेताओं में से किसने दिया था, सरदार वल्लभ भाई पटेल, पंडित जवाहरलाल नेहरू, इसमें से किसने दिया था, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने, ठीक है। 42 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, 42 का ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, जनपद पंचायत के कार्यों के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए, ठीक है। पहला में दिया गया कि जनपद पंचायत जिला स्तर पर विकास योजनाएं निर्धारित करती है, जनपद पंचायत जो है जिला स्तर पर योजनाएं निर्धारित करती है। दूसरा है जनपद पंचायत ग्राम पंचायतों के मध्य धन वितरण नियमित करने में जिला परिषद की सहायता करती है। तो 43 का हो जाएगा, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी दोनों गलत है, ठीक है, ये भी गलत है और ये भी गलत है। ये जिला परिषद का है, न तो जनपद पंचायत है द्वारा किया जाता है और न ही यानी जिला परिषद द्वारा किया जाता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन, RTI सूचना का अधिकार, ठीक है, इसमें से दिया गया कि सूचना का अधिकार अधिनियम
पर निम्नलिखित कथनों में से पहला और दूसरा दिया गया है, सही उत्तर को चयन कीजिए। सूचना का अधिकार अधिनियम के माध्यम से कोई भी नागरिक केवल केंद्रीय सरकार के विभागों की कार्यप्रणाली के संदर्भ में सूचना प्राप्त करती है। क्या यह सही होगा? दूसरा में दिया गया है, सूचना का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत सूचना प्राप्त करने के लिए नागरिक को किसी स्तर के किसी न्यायालय से पहले याचिका दाखिल करनी पड़ती है। तो इसमें दोनों गलत है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? तीसरा सही हो जाएगा। दोनों का दोनों गलत है, ठीक है। इसके बाद 45 में दिया गया है कि सुल्तान का स्वप्न नामक कहानी की लेखिका इनमें से कौन थी? मुमताज़ अली, रासुंदरी, या पंडिता रामाबाई, या रुकैया सखावत हुसैन। तो 45 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, रुकैया सखावत हुसैन, ठीक है। सुल्तान का स्वप्न कहानी में उसके इसे क्या मतलब स्वप्न में आता था, ठीक है। सुल्तान का स्वप्न आता था इसको, रुकैया सखावत हुसैन को, ठीक है। किसको आता था? रुकैया सखावत हुसैन को, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन, गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? गुलामगिरी नामक पुस्तक किसने लिखी है? ज्योतिबा फुले, या श्री नारायण गुरु, या बी आर अम्बेडकर, या ई.वी. रामास्वामी। तो 46 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ज्योतिबा फुले ने लिखा है गुलामगिरी। इसके बाद 47 में दिया गया है कि भारतीय न्यायिक व्यवस्था के संदर्भ में निम्न अपील की व्यवस्था क्या है? पहला, ऊपरी अदालत के फैसले निचली अदालत को मान्य होते हैं, ठीक है। उसके बाद दूसरा है, किसी व्यक्ति को अगर ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है तो वह जो है उससे ऊपर की अदालतों में अपील कर सकता है। तो 47 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, सरकार के कार्यपालिका अंग से अभिप्राय है लोगों का समूह जो कानूनों को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। दूसरा है उच्चतम न्यायालय तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश। और तीसरा है देश का प्रत्येक नागरिक जो सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का उपयोग करता है। और चौथा है निर्वाचित प्रतिनिधि। तो 48 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, लोगों का समूह जो कानून को लागू करने और शासन चलाने के लिए उत्तरदायी है। ये संघ की कार्यपालिका का अंग है। ये कानून को चलाने के लिए यानी वो जो लागू करता है उसको लागू करवाने के लिए, ठीक है। उसके बाद 49 में संविधान का अनुच्छेद 22 सुनिश्चित करता है क्या? शोषण के विरुद्ध अधिकार, शिक्षा के अधिकार, या गिरफ्तारी के दौरान या हिरासत में दुर्व्यवहार से बचने का अधिकार, या संवैधानिक उपचार का अधिकार। तो संवैधानिक उपचार का अधिकार जो है ये 32 में दिया गया है, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 49 को हो जाएगा ऑप्शन तीसरा, गिरफ्तारी के संबंध में हिरासत में रखने का अधिकार। इसके बाद 50 में दिया गया है कि लोकसभा में सत्ताधारी दल का मुखिया कौन होता है? इनमें से कौन होता है? प्रधानमंत्री, अध्यक्ष, उपराष्ट्रपति, या राष्ट्रपति। तो सत्ताधारी का दल का मुखिया कौन होता है? तो ये होता है प्रधानमंत्री होता है। इसके बाद 51 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के स्वरूप पर निम्न कथनों में से कौन सा कथन पर निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला, यह अपने वातावरण में लोगों का अध्ययन है। दूसरा है यह लोगों के संबंधों और उनकी अंतर्निर्भरता का अध्ययन है। और तीसरा है यह अतीत और वर्तमान के साथ संबंधों का अध्ययन है। तो इसमें से क्या तीनों सही होगा, या पहला, दूसरा, या तीसरा? कौन सा सही होगा? तो 51 का कौन सा सही हो जाना चाहिए? तो 51 का हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा, यानी पहला, दूसरा, तीसरा तीनों जो है सही हो जाएगा। 52 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक एवं राजनीतिक विज्ञान की पाठ्यपुस्तकों में निम्नलिखित विषयों में से किससे संबंधित विषय वस्तु सम्मिलित है? अर्थशास्त्र, दर्शन शास्त्र, और अंतर्राष्ट्रीय संबंध, मनोविज्ञान। तो 52 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, ये दर्शन अर्थशास्त्र जो है संबंधित है। इसके बाद अगला 53 में दिया गया है कि आप ऐतिहासिक कल्पना पर प्रश्न क्यों पूछेंगे? निम्नलिखित में से उसे सबसे उचित विकल्प को चुनिए। पहला है वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। दूसरा,
यह स्रोतों को पहचानने में शिक्षार्थियों को योग्यता के मूल्यांकित करता है। और तीसरा है, यह तिथि और घटनाओं को याद कर रखने का रोचक तरीका है। और चौथा, यह दर्शाता है कि इतिहासकार इतिहास में अपनी कल्पना के साथ कैसे अंतरों को पूरा करती है। तो 53 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। वह वर्तमान की अतीत के साथ तुलना करने में प्रोत्साहित करता है। इसके बाद 54 में 54 में दिया गया है 54 में दिया गया है कि सामाजिक विज्ञान शिक्षा के लिए आप वितरांतों का प्रयोग क्यों करेंगे। दिए गए विकल्पों में से सबसे उचित कारण को चुनिए। पहला है, कक्षा को मनोरंजक एवं सजीव बना सके। दूसरा है, अवधारणाओं को सजीव वास्तविकताओं के साथ जोड़ सके। तो ये ऑप्शन दूसरा ही सही हो जाएगा। इसके बाद 55 में दिया गया है कि राष्ट्रीय आधार समूह 2006 के अनुसार सामाजिक विज्ञान का शिक्षण अपनी लोकप्रियता खो रहा है क्योंकि यह एक अनुपयोगी विषय के रूप में जाना जाता है। और दूसरा है, यह कई विषयों के अध्ययन को प्रोत्साहित करता है। ठीक है, यह मानवीय मूल्यों में गतिरोध यानी अंतर्विरोध की कई स्थितियाँ प्रस्तुत करती है। चौथा में, यह अत्यधिक वैज्ञानिक दृष्टिकोण पर बल है। तो 55 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह मानवीय मूल्यों में अंतर्विरोध की कई स्थितियाँ प्रस्तुत करते हैं। इस कारण से जो है यह अपनी लोकप्रियता खो रही है। 56 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प विद्यालय आधारित आकलन का अनुपयुक्त वर्णन है। पहला, यह गैर शिक्षक पक्षों को सम्मिलित करता है। दूसरा, यह सभी पक्षों को सम्मिलित करता है। तीसरा, यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है। और चौथा है, यह शैक्षिक पक्षों को सम्मिलित करता है। तो 56 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। यह केवल सहगामी पक्षों को सम्मिलित करता है, ये अनुपयुक्त है। इसके बाद 57 में दिया गया है, एक शिक्षक का सामाजिक विज्ञान के विषय को संपादित करने की भूमिका पर निम्नलिखित पहला और दूसरा कथन पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला जो है, शिक्षक सभी विद्यार्थियों की गरिमा को अवश्य सुनिश्चित करे और संवेदनशीलता के साथ चर्चा को शुरू करे। शिक्षक लड़कों के साथ तथ्य और लड़कियों की भावनाओं पर अवश्य बल दे। तो 57 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाना चाहिए? क्या दोनों सही है, या पहला दूसरा, या केवल दूसरा, या कोई नहीं? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, जो सिर्फ चौथा ही सही है, यानी पहला ही सही है। ठीक है, ऑप्शन चौथा हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 58 में दिया यानी 58 में दिया गया कि सामाजिक विज्ञान का अध्ययन वैज्ञानिक क्यों है। इसकी विषय वस्तु, पहला है, इसकी विषय वस्तु में वैज्ञानिक शब्दावली का प्रयोग है। यह सामाजिक अध्ययन को विज्ञान कहने की मांग को पूरा करता है। ठीक है, तीसरा ऑप्शन दिया गया है कि इसके अंतर्गत क्रमबद्ध तरीके से प्रमाणित ज्ञान को अर्जित किया जाता है। और चौथा में, यह पाठक को समाज के वैज्ञानिक अध्ययन करने में सहायता करता है। तो 58 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, यानी क्रमबद्ध तरीके से जो है ज्ञान प्राप्त करने का जो है ये प्रमाणित करता है, यानी सहायता करता है। ठीक है, 59 में दिया गया है कि आप एक वर्ष में नियोजित, अल्प नियोजित और अनियोजित ग्रामीण श्रमिक द्वारा बिताए गए समय के समानुपात को चित्रित करना चाहते हैं। निम्नलिखित में से कौन से आरेखीय चित्रण को चुनेंगे? पहला है समय रेखा आरेख, दूसरा प्रवाह आरेख, तीसरा दंड आरेख और चौथा चक्र आरेख। 59 में दिया गया है कि ये चक्र आरेख को सुनिश्चित करेंगे। अगला क्वेश्चन है 60 में दिया गया है कि शिक्षार्थियों का सामाजिक विज्ञान विषय में कला के माध्यम से आकलन करने का सबसे उचित कारण है चुनिए। पहला है, यह एक आनंददायी विज्ञान का तरीका है। दूसरा, यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। और तीसरा, यह पाठ्यपुस्तक में दर्शाई गई विभिन्न अभिव्यक्ति शैलियों के आनंद लेने का माध्यम है।
तो 60 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। यह अवधारणाओं का एक व्यक्तिगत प्रस्तुतिकरण करने का अवसर प्रदान करता है। इसके बाद 61 में दिया गया है, 61 में है कि निम्नलिखित में से कौन सा जो भूमंडलीय तापन पर हुई परियोजनाओं में से कौन सा द्वितीयक स्रोत पर आधारित है। पहला, मौसम वैज्ञानिक के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अल्प अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। और दूसरा में यह यानी एक पुस्तक में उल्लिखित मौसम में हुए परिवर्तनों पर आधारित चर्चा करना। और तीसरा है भूमंडलीय तापन पर चित्रों का कॉलाज बनाना। और चौथा में एक क्षेत्र में रह रहे वरिष्ठ नागरिकों से मौसम में होने वाले परिवर्तन को साक्षात्कार करना। ठीक है, तो 61 का हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 61 का कौन सा हो जाएगा, सॉरी 61 का हो जाएगा ऑप्शन पहला, मौसम विज्ञान के कार्यालय द्वारा एकत्रित मौसम के अविश्लेषित आंकड़ों पर आधारित आरेखी निरूपण। 62 में दिया गया है कि एक शिक्षक विद्यार्थियों को कुछ मानदंड देते हैं और कहते हैं कि वे उन पर आधारित अपनी परियोजना का आकलन करें। निम्नलिखित में से कौन से आकलन के तरीके का प्रयोग शिक्षक द्वारा किया गया है। स्व-आकलन, क्या ये स्व-आकलन किया गया है? तो ये क्या किया गया, स्व-आकलन ही किया गया। ठीक है, स्व-आकलन ही किया गया। ठीक है, यानी खुद का आकलन। ठीक है, इसके बाद 63 में दिया गया है, 63 में दिया गया कि नागरिक शास्त्र की नामावली में राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 ने बदलाव का क्या सुझाव दिया है। पहला, सामाजिक और राजनीतिक जीवन, दूसरा अर्थशास्त्र, तीसरा भूगोल और चौथा जो इतिहास। तो 63 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा सामाजिक और राजनीतिक जीवन। इसके बाद 64 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से उच्च प्राथमिक स्तर पर सामाजिक विज्ञान के कक्ष में आप किस मूल्य पर सबसे कम बल देंगे। पहला, वैज्ञानिक दृष्टिकोण, दूसरा समानता और तीसरा सहयोग और चौथा जो प्रतियोगात्मक। तो 64 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतियोगात्मक पर सबसे कम बल देंगे। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 65 में दिया गया विद्यार्थियों के संज्ञानात्मक आकलन का उद्देश्य क्या है। परियोजना का आकलन, पाठ के अंत में आकलन, ठीक है, सत्र के समाप्त होने पर आकलन और चौथा है कक्षा के दौरान आकलन। तो 65 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा, सत्र के समाप्त होने पर आकलन। ठीक है, इसके बाद 66 में दिया गया है कि मान लीजिए एक शिक्षक को कक्षा 7 में पाठ यानी ठंडा रेगिस्तान लद्दाख पढ़ाना है। निम्नलिखित में से कौन सी विधि सबसे उचित होगी। प्रतीक अध्ययन विधि, क्षेत्रीय विधि, कार्यशाला विधि या सर्वेक्षण विधि। तो 66 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा प्रतीक अध्ययन विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 67 में दिया गया है कि उच्च प्राथमिक स्तर पर ऐतिहासिक तथ्यों यानी इतिहास लेख को पढ़ाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक प्रासंगिक है। समस्या समाधान विधि, दूसरा स्रोत विधि, तीसरा मानचित्र विधि, चौथा परियोजना विधि। तो 67 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, स्रोत विधि। इसके बाद अगला क्वेश्चन 68 में दिया गया कि राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा NCF 2005 की संस्तुति के अनुसार बच्चों का विद्यालय जीवन निम्नलिखित में से किसके साथ जुड़ा हुआ रहता है। मुख्य धारा के विचार से, ठीक है, या विद्यालय के आधारभूत संरचना से, या दिया गया वार्षिक परीक्षा से, या विद्यालय के बाह्य वातावरण से। किससे जुड़ा होता है, विद्यालय के बाह्य वातावरण से जुड़ा हुआ था, बाहरी वातावरण से जुड़ा हुआ रहता है। 69 में दिया गया निम्नलिखित में से किस विकल्प को दंड आरेख में सबसे अच्छे तरीके को दर्शाया गया। वर्षा, आर्द्रता, वायुदाब, तापमान। तो 69 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला, वर्षा को जो है सबसे अच्छे विकल्प के रूप में दर्शाया गया है। दंड आरेख में सबसे अच्छे विकल्प के रूप में दर्शाया गया है। अगला क्वेश्चन है लोकतांत्रिक संस्थाओं की समझ को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उचित पाठ्यक्रम संकलित उपागम को चुनिए। पहला, मुख्य रूप से राष्ट्र स्तरीय उदाहरणों को प्रस्तुत करना। दूसरा है शिक्षार्थियों को कठोर वास्तविक स्थितियों को परिचित कराना। ठीक है,
तीसरा में है वास्तविक स्थितियों के साथ आदर्श स्थिति को उदाहरण को प्रस्तुत करना। ऑप्शन तीसरा सही हो जाएगा। 71 में दिया गया है कि गणित खगोल शास्त्र 71 में दिया गया है कि गणितज्ञ खगोल शास्त्री आर्यभट्ट ने आर्यभट्टियम नामक पुस्तक के निम्नलिखित भाषाओं में से किसमें लिखी है? पाली, संस्कृत, प्राकृत, हिंदी। तो 71 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, संस्कृत में लिखी है। आर्यभट्टियम किस में लिखी है? संस्कृत में लिखा गया है। 72 में दिया गया निम्नलिखित स्तूपों में से किस एक को उस स्थान के रूप में चिन्हित किया गया है जहां बुद्ध ने अपनी पहली उपदेश दिया था? सांची या थोटला कोंडा, बोध गया, सारनाथ। ठीक है, तो 72 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, सारनाथ में। ठीक है, सारनाथ को चिन्हित किया गया था जहाँ पहली जो है दिया था, उपदेश दिया था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 73 में दिया गया कि संगम कविताओं में किन तीन राजवंशों का मुयंदार कहा जाता है? चोल, चेर, पांडे को कहा जाता है। ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। 73 क्या हो जाएगा? ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। चोल, चेर और पांडे को जो है मुयंदार कहा जाता है। अगला क्वेश्चन, रामपुरवा में मिला एक उत्कृष्ट पॉलिश वाले पत्थर का बना सांड जिसे अब राष्ट्रपति भवन में रखा गया है, इनमें से किसके शासनकाल में बनाया गया था? चोल, कुषाण, पांड्य, मौर्य। तो 74 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा, ये मौर्य वंश के समय में बनाया गया था सांड। ठीक है, यानी पॉलिश किए हुए सांड। इसके बाद अगला क्वेश्चन है विशिष्ट द्वैत के सिद्धांत को इनमें से किसने विचाराधीन प्रस्तुत किया है? रामानुज, बसवन्ना, अलम्मा प्रभु और शंकर। तो 75 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा रामानुज ने। ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। 76 में दिया गया है कि अभिलेखागार वह स्थान है जहाँ पहला में ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है, दूसरा खुदाई में पाई गई वस्तुओं और पक्षियों की हड्डियों को रखा जाता है, तीसरा है पुरातत्वविदों द्वारा प्राप्त किए गए पत्थर और ईंटों की बनी इमारतों के अवशेष रखा जाता है, और चौथा खुदाई में पाए गए मूर्तियों को रखा जाता है। तो 76 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा। क्या हो जाएगा? पहला सही। ऐतिहासिक पांडुलिपियों तथा दस्तावेजों को रखा जाता है अभिलेखागार में। ठीक है, दस्तावेज सबको रखा जाता है जहाँ पर जमीन सभी का जो कागज जो रहते हैं। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 77 में दिया गया कि 12वीं शताब्दी के मध्य कर्नाटक के आरंभ हुए वीर शैव आंदोलन के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सा एक जो सही है? पहला है विट्ठल पूजा। इसमें दिया गया है कि इसने विट्ठल की पूजा पर बल दिया। दूसरा दिया गया है कि यह सभी प्रकार के कर्मकांड का विरोधी था पर मूर्ति पूजा को बढ़ावा दिया। और तीसरा दिया गया है, यानी तीसरा में है इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। और चौथा में है यह नामदेव और उनके साथियों द्वारा शुरू किया गया। तो 77 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन तीसरा हो जाएगा। इसने जाति और नारी के प्रति व्यवहार के बारे में ब्राह्मणवादी विचारधारा के विरुद्ध तर्क दिया। 73 में दिया गया है 73 में दिया गया है कि दिल्ली की आरंभिक सल्तनत के समय में बंदगाह के बारे में निम्नलिखित दो कथनों पहला और दूसरा पर विचार कीजिए तथा सही उत्तर का चयन कीजिए। बंदगाह विशेष गुलाम थे जिन्हें सैनिक सेवा के लिए खरीदा जाता था और उन्हें राज्य के बहुत से महत्वपूर्ण राजनीतिक पदों पर कार्य करने के लिए बड़ी सावधानी से प्रशिक्षित किया जाता था। अगला दूसरा में बंदगाह पूरी तरह से मालिकों पर निर्भर होते थे, इसलिए सुल्तान उन पर विश्वास नहीं कर सकते थे और न उन पर निर्भर हो सकते थे। तो 78 नंबर क्वेश्चन का आंसर जो है, क्या ये दोनों सही होगा या दोनों गलत है, या पहला सही दूसरा गलत? ये हो जाएगा पहला सही और दूसरा गलत है। तो क्या हो जाएगा? ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 में दिया गया है 79 में दिया गया है 79 में है कि इन नाविकों में से किसने भारत की समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर से
प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार कर किया? क्रिस्टोफर कोलंबस, फाजियन, जुयन जांग और चौथा है वास्को डिगामा। तो किसने किया था? वास्को डिगामा ने जो है पार किया था। सॉरी, ये क्या यहाँ पर क्वेश्चन दूसरा है कि किस नाविक यानी इन नाविकों में से किसने भारत का समुद्री रास्ता पाने के लिए पश्चिम की ओर प्रस्थान कर अटलांटिक महासागर को पार किया, यानी अटलांटिक महासागर को पार किया? तो क्रिस्टोफर कोलंबस, ठीक है, क्रिस्टोफर कोलंबस। वो कोलंबस ही चला गया था, यानी सॉरी कोलंबस ने अमेरिका चला गया था। तो हो जाएगा 79, क्या हो जाएगा ऑप्शन पहला सही हो जाएगा, ये इटली का था। इसके बाद अगला क्वेश्चन है 80 में दिया गया कि निम्नलिखित राजवंशों में से किसने अपने अभिलेखों में मलयालम भाषा एवं लिपि का प्रयोग किया था? चेर, पांडे, कुषाण, चोल। तो 80 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन पहला हो जाएगा, यानी चेर ने जो क्या किया था, भाषा में मलयाली भाषा और लिपि का प्रयोग किया था अभिलेखों में, ठीक है, चेर शासक जो था। उसके बाद 81 में दिया गया है कि 1906 में हुए संगमा के विरुद्ध में यानी विद्रोह का कारण कौन था, यानी क्या था? पहला में गुजरात में पटीदार किसानों पर अंग्रेजों द्वारा थोपे गए भारी लगान के खिलाफ विद्रोह। दूसरा में असम में आदिवासी समूहों द्वारा किया गया औपनिवेशिक वन कानूनों का विरोध। और तीसरा में है नील के बागान मालिकों के विरुद्ध चंपारण में किसानों ने विद्रोह किया। और चौथा में है अंग्रेजों द्वारा निर्धारित व्यापार की असमान भेदकारी शर्तों के विरुद्ध बंगाल में मुस्लिम व्यापारियों का खड़ा होना। इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? 81 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा। इसके बाद 82 में दिया गया कि ब्रिटिश सरकार ने सन 1927 में भारत में अपनी अगुवाई में साइमन कमीशन भेजा, जिसका विरोध किया गया क्योंकि पहला इस आयोग में अंग्रेजों की अपेक्षा भारतीय प्रतिनिधियों की संख्या 9 के बराबर था। और दूसरा में इसमें कोई भी भारतीय महिला प्रतिनिधि नहीं था। तीसरा में इसमें केवल अंग्रेजी पढ़े लिखे भारतीय प्रतिनिधि को शामिल किया करते थे, ठीक है। और चौथा में इस आयोग में कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा, कोई भी भारतीय प्रतिनिधि नहीं था। इस कारण से क्या किया गया, साइमन कमीशन को यानी बहिष्कार किया गया, ठीक है। तो चौथा से हो जाएगा। इसके बाद 83 में दिया गया है, इसको मिलान करना है। ब्रह्म समाज की स्थापना कौन किया था? आंदोलन और सुधार। ब्रह्म समाज, युवा बंगाल आंदोलन, रामकृष्ण मिशन, उसके बाद अलीगढ़ आंदोलन, ठीक है। तो इसमें से 83 का देखते हैं हम लोग। ब्रह्म समाज जो है केशव चंद्र सेन, ठीक है, केशव चंद्र सेन। इसके बाद युवा बंगाल आंदोलन जो है हेनरी लुइस विवियन डेरोजियो। इसके बाद अगला क्वेश्चन है रामकृष्ण मिशन। तो ये हो जाएगा स्वामी विवेकानंद की स्थापना, सुधारक कौन थे? स्वामी विवेकानंद। अलीगढ़ आंदोलन, तो ये सर सैयद अहमद खां, ठीक है। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा? इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा होना चाहिए? तो इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, चौथा। अगला क्वेश्चन वयोवृद्ध गांधीवादी नेता पट्टाभी रामालू निम्नलिखित राज्य में से किसको बनाने के लिए 1952 में भूख हड़ताल किया था? तो ये आंध्र प्रदेश को बनाने के लिए जो है भूख हड़ताल किया था, ठीक है। अगला क्वेश्चन 85 में दिया गया कि वहादत ए दीन अर्थात सभी धर्मों की बुनियादी एकता के हिमायती इनमें से कौन थे? मौलाना आज़ाद, सैयद अहमद खां, बाजी मोहम्मद और मोहम्मद अली जिन्ना। तो 85 नंबर क्वेश्चन का आंसर कौन सा हो जाएगा? तो ये हो जाएगा ऑप्शन पहला, मौलाना आज़ाद, ठीक है। उसके बाद अगला क्वेश्चन है 86 में दिया गया है। 86 में है कि भारत के लगभग मध्य भाग से गुजरने वाली प्रमुख अक्षांश कौन सा है? मकर, कर्क, आर्कटिक, भूमध्य। तो ये हो जाएगा कर्क रेखा हो जाएगा। 86 क्या हो जाएगा? कर्क रेखा हो जाएगा, 23.5 डिग्री नॉर्थ से गुजरता है, ठीक है।
जो कि लगभग भारत के मध्य से होकर गुजरता है। इसके बाद ये 8 राज्यों से होकर गुजरता है, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 87 में दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से पृथ्वी पृथ्वी दिन की परिभाषा है। देशांतरियों के मध्य की दूरियां, ठीक है। और दूसरा में है पृथ्वी का अपने अक्ष पर चक्कर पूरा करने में लगा समय। और तीसरा में वे दिन जिस पर पृथ्वी पर दिन और रात बराबर होते हैं। चौथा में दिया गया पृथ्वी की गति जो सूर्य के चारों ओर अक्ष में होती है। तो 87 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन दूसरा सही हो जाएगा, अपने अक्ष पर घूमने के कारण। इसके बाद 88 में दिया गया कि निम्नलिखित में से सही जोड़े बनाइए, ठीक है। उष्णकटिबंधीय वर्षावन कहाँ पर है, ये सॉरी इसमें क्या पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कौन क्या पाया जाता है, कटीली झाड़ियाँ में क्या पाया जाता है, मैंग्रोव में क्या पाया जाता है, ठीक है। यानी कौन सा वृक्ष पाया जाता है। तो 88 नंबर क्वेश्चन में जो हो जाएगा उष्णकटिबंधीय में महोगनी पाया जाता है। उष्णकटिबंधीय में क्या पाया जाता है, महोगनी। महोगनी कहाँ, यहाँ है। उसके बाद उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में कौन सा पाया जाता है, उष्णकटिबंधीय पतझड़ वन में क्या पाया जाता है, साल पाया जाता है, साल, ठीक है। उसके बाद कटीली झाड़ियों में क्या पाया जाता है, तो कटीली झाड़ी बबूल, ठीक है। उसके बाद मैंग्रोव वन सदाबहार यानी सुंदरी वन, ठीक है। 88 का तो कौन सा हो जाए, 88 का कौन सा आंसर हो जाएगा, 88 का कौन सा आंसर हो जाना चाहिए। तो 88 का हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। चौथा सही हो जाएगा, ठीक है। तीसरा दूसरा और तीसरा चौथा दूसरा पहला, ठीक है। इसके बाद अगला क्वेश्चन मैत्री और दक्षिण गंगोत्री नामक एक भारत की एक जो है शोध संस्थान निम्नलिखित महाद्वीपों में से कहाँ पर स्थित है। अफ्रीका, अटलांटिका। तो ये कहाँ पर, अटलांटिका में, ठीक है। कहाँ हो जाएगा, अटलांटिका। 89 का दूसरा हो जाएगा 90 में दिया गया कि महासागरीय धाराओं के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन यानी सही है या दोनों सही, पहला और दूसरा कथन दिया गया, इसमें से कौन सा जो सही है। पहला में उष्ण यानी गर्म महासागरीय धाराएं भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है, ठीक है, और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है। दूसरा में दिया है कि शीत ठंडी महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांशों की ओर जल ले जाती है। तो इसमें से कौन सा सही हो जाए, क्या दोनों सही होगा या पहला गलत दूसरा सही, या दोनों गलत, या पहला सही दूसरा गलत। तो 90 नंबर क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन चौथा सही हो जाएगा, पहला सही दूसरा गलत है, ठीक है। पहला जो है सही है, पहला जो है सही है, चौथा इसका आंसर हो जाएगा पहला सही है, ठीक है, लेकिन दूसरा गलत है। ये क्या करता है, भूमध्य रेखा के निकट उत्पन्न होती है और ध्रुवों की ओर प्रवाहित होती है, लेकिन चौथा जो है गलत हो जाएगा। शीत महासागरीय धाराएं निम्न अक्षांशों से उच्च अक्षांश की ओर जाती, ये गलत हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों हम लोग टोटल 60 क्वेश्चन कंप्लीट कर चुके हैं। अगर ये पूरा अच्छे से कर लेते तो 50 से 55 क्वेश्चन जो है ऑलरेडी मतलब आप लोगों को एग्जाम में जो है बन जाएगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, जो चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करेंगे, ठीक है। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिएगा और कमेंट भी कीजिएगा, ठीक है। और पिछले क्लास का वीडियो नहीं देखे तो वो भी जाकर देख सकते हैं, अपने तैयारी को बेहतर कर सकते हैं। क्लास को ही प्रिंट करते हैं। पूरा वॉच करने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।